यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चाइना किस प्रकार से श्रीलंका और मालदीव के थ्रू वन रोड वन इनिशिएटिव या वन रोड वन बेल्ट को पूरा करना चाहता है। मैरी टाइम हमने सबने सुना होगा कि वन बेल्ट वन रोड चाइना के एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी का हिस्सा CPEC भी है। अब वो उस CPEC का जो प्रोजेक्ट है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक और चीज़ जोड़ना चाहता है। वो मैरी टाइम वन रोड वन बेल्ट जोड़ना चाहता है। और मैरी टाइम कैसे जोड़ेगा? मैरी टाइम वो जोड़ना चाहता है कि वो चाइनीज़ साउथ चाइना सी से एंट्री मारते हुए बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका और श्रीलंका के बाद मालदीव और मालदीव से फिर वो पाकिस्तान को जोड़े। यानी कि अगर CPEC पूरा होता है, जो कि भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको कहते हैं, वहाँ से एक तरफ से घेरेगा, दूसरी तरफ से मैरीटाइम समुद्री रेखा से घेरेगा बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव से, तो पूर्ण रूप से भारत चारों तरफ से गिर जाएगा। ये वो जवाब देना चाहता है जो क्वाड्रिलेटरल हमारा एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ, वो उसका काउंटर करना चाहता है और हिंद महासागर में एंट्री मारना चाहता है। चीन ने सन 2010 में, कोई आज की बात नहीं है, चीन ने सन 2010 में, ख़ासतौर से हम सबको याद ही होगा कि 2004 से लेकर 2014 की जो भारत में सरकार बैठी, उस सरकार को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बहाल करना या भारत को स्ट्रेटजिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसको कोई फिक्र नहीं थी। वो जीजाजी चल रहे थे, 2G चल रहा था, कोल घोटाला चल रहा था, 4G घोटाला, बहुत सारे घोटालों में वो इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको भारत की सिक्योरिटी से कोई बहुत लेना देना नहीं था। परिणाम ये निकला कि नेपाल हमसे दूर होता चला गया, बांग्लादेश हमसे दूर होता चला गया, श्रीलंका हमसे दूर हो गया, मालदीव हमसे दूर हो गया। 2014 के बाद जो सरकार बैठी उसने इन सभी को अपने नज़दीक लाने की कोशिश करी। मालदीव इस समय भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा बात कर रहा है, बांग्लादेश ने भी भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा होकर बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन श्रीलंका ने सन 2010 में उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे और वो कॉन्ट्रैक्ट आज भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी किए हुए हैं। और कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। 1.1 बिलियन डॉलर पे 1.1 बिलियन डॉलर पैसा खर्च करके 1.3 बिलियन डॉलर का पोर्ट, जो कोलंबो का पोर्ट है, जो चाइना की एक स्टेट ओन्ड बैंक ने फाइनेंस किया हुआ है 2010 में, उससे उसने फाइनेंस करवाकर अपने कब्जे में ले लिया। अब उसकी खास बात यह है कि ये पोर्ट का जो बहुत बड़ा एरिया है, इस एरिया में जो लोन प्रोवाइड किए थे चाइना की बैंक ने, वो अब श्रीलंका भरने में असमर्थ है। बैंक लंका पर क्या चाइना ने दबाव डाला? चाइना ने उन पर दबाव डाला कि इसको हमको दे दीजिए। चाइनीज़ गवर्नमेंट को अब श्रीलंका की सरकार उसको दे रही है और एग्रीमेंट साइन हो गया है जिसमें 8 बिलियन डॉलर का, कोलंबो में 8 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट वहाँ पर बन रहा है, जिसकी ओनरशिप चाइना की केवल नहीं होगी, चाइना उस क्षेत्र पर सॉवरेन भी होगा। आप सोच सकते हैं कि हम किसी को भी लैंड दे दें, और ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये 99 वर्ष के लिए हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट कोई भी देश करे तो वो एग्रीमेंट हम जब भी करते हैं तो लीज पर प्रॉपर्टी देते हैं, और लीज पर प्रॉपर्टी देने के बावजूद सॉवरेंटी उसी देश की रहती है जिस देश ने वो प्रॉपर्टी दी है। लेकिन श्रीलंका के मामले में चाइना की जो शर्त थी, वो शर्त ये थी कि अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो पोर्ट का क्षेत्र है उसके चारों ओर का और बड़ा क्षेत्र है वो हमको दे दीजिए, वो क्षेत्र हम ले लेंगे, उस पर पूर्ण रूप से सॉवरेंटी भी चाइना की होगी। आप सोच सकते हैं कि सॉवरेंटी भी चाइना की होगी, इसका क्या मतलब निकलता है?
यानी कि संप्रभुता चाइना की होगी। चाइना की संप्रभुता का मतलब यहाँ पर सीधा निकलता है कि श्रीलंका की सरकार उस क्षेत्र में होने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकती, यहाँ तक कि श्रीलंका के कानून भी उस क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। और वो पूरे के पूरे क्षेत्र में अगर कुछ भी क्राइम होता है, कोई गतिविधि होती है, कोई फोर्सेस लेकर आई जाती हैं या कुछ भी होता है, वो सब कुछ चीन सरकार के पास होगा। आपको याद होगा कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज़ों ने मुगलों से फैक्ट्रियां ली थी, जो फैक्ट्री कहा करते थे, यानी कि कुछ किले ले लिए थे बंगाल में या इधर साउथ के, खास तौर से बंगाल से उनकी कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने फोर्ट विलियम ले लिया था और उस फोर्ट में ये कहा था कि इसमें हमें सेनाएं रखने का अधिकार दे दिया जाए, इसके अंदर की जो भी कानून व्यवस्था है वो हमको दे दी जाए, इसमें भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और उस समय के बेवकूफ़ मुगलों ने वो ज़मीन उनको दे भी दी थी जहाँ पर अंग्रेज़ों ने सॉवरेंटी मेंटेन कर ली थी और अंग्रेज़ों ने अपनी सेनाएं तैयार कर ली थी। उनमें कोई भी गतिविधि होती थी तो उस गतिविधि में किसी भी प्रकार से मुगल प्रशासन मुगल प्रशासन के प्रति जवाबदेही नहीं होती थी। धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने वहाँ से अपनी सेनाएं मेंटेन करनी शुरू की और छोटे छोटे द्वीपों पर वो बैठ गए। और बाद में जब औरंगज़ेब बैठा तो औरंगज़ेब की जो रॉयल शिप खाड़ी में जाया करते थे घोड़ों को लेने के लिए, उन रॉयल शिप पर भी अंग्रेज़ों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। औरंगज़ेब जैसा व्यक्ति था, उसने उस समय अंग्रेज विहीन भारत के आदेश दे दिए थे और अंग्रेज़ों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेज भारत से चला गया था लेकिन वो टापुओं पर रुक गया। लेकिन धूर्त अंग्रेज दोबारा औरंगज़ेब के पास आया और उसने औरंगज़ेब से माफ़िया मांगी। औरंगज़ेब से जब उन्होंने माफ़िया मांग ली तो औरंगज़ेब ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को माफ़ किया था और वो थे अंग्रेज़। अंग्रेज़ों को जब माफ़ी मिल गई तो फिर से वही गतिविधि, मिदनापुर का किला या फोर्ट विलियम या और भी जो किले थे वो किले लेकर उन्होंने अंदर से सॉवरेंटी मेंटेन करनी शुरू कर दी। आज सेम सिचुएशन चाइना के मामले में है। चाइना जिस देश में भी बैठता है उस देश को पहले खूब सारा कर्जा देता है, उस लोन को ना पेमेंट करने की सिचुएशन में वो उस पूरी लैंड को जिस पर वो लोन अलॉट करता है वो लैंड की सॉवरेंटी अपने हाथ में ले लेता है। और जब सॉवरेंटी अपने हाथ में ले लेता है तो उस देश का कानून उस क्षेत्र में लागू नहीं होता। परिणाम ये होता है कि उस जगह पर चाइना पूर्ण रूप से कब्जा करके अपनी फौजें मेंटेन कर लेता है। और ऐसे ही उसने, जो कम्युनिस्ट चाइना है, उसने 60% भूमि, अगर चाइना के पास मैं कहूँ 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर की भूमि है तो उस भूमि में लगभग 59 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूमि उसने ऐसे ही कब्जा करके रखी है। कुछ एरिया दिया, सॉवरेंटी मेंटेन करी, वहाँ आंदोलन करवाए और बाद में उस पर कब्जा कर लिया। आज श्रीलंका भी उसी सिचुएशन पर आ चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के कुछ ऑर्गेनाइजेशनों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने वाले कंपनियों में जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जब उनके ऊपर मुकदमा किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट श्रीलंका के उसने 21 सितंबर की डेट उस पर डाली हुई है। एक ऑर्गेनाइजेशन है PNF कहते हैं, प्रोफेशनल नेशनल फ्रंट श्रीलंका। उसके सचिव ने उस पर पिटीशन डाली है और वो पिटीशन के मामले में उन्होंने कोर्ट से कहा है कि 100% शेयर इसके चाइना को दे दिए गए, इसके कुछ लैंड के सिंगापुर को दे दिए गए हैं। भले ही ये कहा गया है कि ये PPP मॉडल पर है, लेकिन मैं आपको एक ताज्जुब की बात बताता हूं कि इस विषय पर जब वहाँ बहस चल रही है तो उस बहस में ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम PNF कहते हैं, ये तो ये कह रही कि सिंगापुर की एक कंपनी को पूरा का पूरा कोई क्षेत्र दे दिया है और उस पॉलिटिकल क्षेत्र को वो बेच रहा है, उसको बेचने का अधिकार है और वो विदेशियों को बेचकर वहाँ विदेशी बिठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, ये जो सेल है वो ठीक नहीं है। ये तो इनकी पिटीशन है, लेकिन मार्क्सवादी विपक्षी दल का क्या कहना है वो आप सुनेंगे तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा। श्रीलंका के मार्क्सवादी विपक्षी दल मतलब कम्युनिस्ट, वो ये कहते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जनता विमुक्त पेरामुना,
जेबीपी ने आरोप लगाया है कि कोलंबो में प्रमुख भूमि बेचने का कदम पोर्ट सिटी बिल से जुड़ा है, जिसे चीनी स्वामित्व वाले पोर्ट सिटी को चलाने के लिए संसद में पारित किया गया था, जो एक आर्टिफिशियल द्वीप है, समुद्र से निकला है, जो चीन को बेच दिया गया है। इस चीन को बेचे हुए जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट पर या चीन जो जहां पर बैठने वाला है, ये जो दूसरी लैंड सिंगापुर की कंपनी बेच रही है, इससे चीन के इन्वेस्टमेंट पर फर्क आएगा। लेकिन श्रीलंका के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं या अपोजिशन के जो लीडर हैं, उनका कहना इसमें दूसरा है। उनका कहना है कि ये सब कुछ जितना भी किया जा रहा है, ये भारत को टिकाने के लिए, भारत को हिलाने के लिए किया जा रहा है। भारत को किसी प्रकार से भारत के विरुद्ध ये लैंड इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है, जो हम बिल्कुल हरगिज भी होने नहीं देंगे। उनका मानना है कि भारत हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है और भारत का जो निवेश का मार्केट है या जो भारत की मार्केट है, उसको गेटवे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि श्रीलंका को गेटवे, भारत के लिए गेटवे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि श्रीलंका की भूमि चीन या सिंगापुर के लोगों को बेचकर या उनको 100% उसकी इक्विटी देकर, 100% सॉवरेंटी देकर उस क्षेत्र पर भारत को कमजोर करने के लिए वो क्षेत्र दिया जाए। उनका कहना है कि भारत के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं जो ऑल टाइम हमको मदद कर सकता है और ऑल टाइम सब कुछ करता है। भारत के विरुद्ध ये जो सारा चीन ने स्वांग रचा है, ये सब कुछ इसलिए रचा है क्योंकि वो हिंद महासागर में चीन घुसना चाहता है और हिंद महासागर में भारत को वो घेरना चाहता है। और चीन अगर भारत को घेर लेता है या श्रीलंका में चीन सॉवरेंटी बनाकर बैठता है, तो श्रीलंका की लाइफ के लिए खतरा है। श्रीलंका हमेशा के लिए चीन के कब्जे में जा सकता है और इसके साथ भारत को खतरा है। और भारत के ऊपर अगर कोई भी खतरा चीन पैदा करता है, तो सबसे बड़ा खतरा अगर किसी के ऊपर आएगा तो वो श्रीलंका के ऊपर आएगा। ये वहाँ की अपोजिशन की पार्टियां इस समय चिल्ला रही हैं और इसी बात को लेकर संसद में हंगामा हो रहा है। इसी बात को लेकर कि कोलंबो पोर्ट सिटी को कैसे वापस लिया जाए और उनका अगर कर्जा दिया जा रहा है तो कर्जा दिया जाए, ना कि सॉवरेंटी ट्रांसफर कर दी जाए। इन बातों को लेकर जो वहाँ की एनजीओज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें डाल रही हैं। जो वहाँ की अपोजिशन के लीडर्स हैं वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं या वहाँ पर जो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका की सरकार मजबूर है, क्योंकि 2010 में ये जो सब कुछ हुआ, आपको याद होगा कि 2010 की तरफ या उसके बाद प्रभाकरण का जो प्रभाव श्रीलंका में था, प्रभाकरण को डिसेंट्रलाइज करने के लिए या प्रभाकरण को न्यूट्रलाइज करने के लिए श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी थी। भारत में उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और भारत ने श्रीलंका की मदद करने से मना कर दिया था। नतीजा ये निकला था कि श्रीलंका को प्रभाकरण या LTTE को न्यूट्रलाइज करने के लिए चीन से मदद मिली थी और चीन से उनको इतनी मदद मिल गई थी कि उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। नतीजा निकला कि चीन ने उनसे उसके एवज में कुछ लिया, कुछ पैसा दिया, लोन दिए, वहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए, वहाँ पोर्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए, वहाँ सिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए और जो वन रोड वन बेल्ट का, वन इनिशिएटिव वन बेल्ट का सपना दिखाया कि श्रीलंका को वो ग्लोबल मार्केट से जोड़ देंगे मैरीटाइम से। मैरीटाइम मतलब समुद्री रास्ते से, और समुद्री रास्ते से अगर वो जोड़ेंगे तो समुद्री रास्ते में कौन बैठेगा? समुद्री रास्ते में तो चीन ही बैठने वाला है, और चीन बैठने वाला है तो श्रीलंका की भी सॉवरेंटी पूरी खतरे में आने वाली है और भारत की भी सॉवरेंटी खतरे में आने वाली है। इसलिए चीन की जो पॉलिसी है कि वो खाड़ी में जाए, किसी खाड़ी से मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में वो एंट्री मारे ताकि भारत को वो काउंटर कर सके, तो बांग्लादेश ने तो साफ उनको इनकार कर दिया। एक झंझट खत्म हुआ। वो मोदी सरकार का जब बांग्लादेश के साथ अच्छा ट्यूनिंग बैठ गई तो परिणाम निकला कि बांग्लादेश ने उनको साफ मना कर दिया। मालदीव के साथ भी मोदी सरकार की बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई तो मालदीव ने भी उनको साफ मना कर दिया। लेकिन श्रीलंका में चूंकि बहुत सारा पैसा वो लगा चुके थे, इसलिए श्रीलंका में चूंकि LTT को न्यूट्रलाइज करने में भी उन्होंने मदद की थी, हथियार दिए थे, गोला बारूद दिए थे, हेलीकॉप्टर्स दिए थे, आधुनिक उपकरण दिए थे, सैटेलाइट की मदद दी थी। इसलिए श्रीलंका चीन के इतने दबाव में आ चुका था, जो भारत को करना चाहिए था वो श्रीलंका ने किया, वो चीन ने किया। नतीजा यह है कि आज की तारीख में चीन से निजात पाना श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी
श्रीलंका के लोग इस बात के लिए जंग लड़ रहे हैं कि किसी प्रकार से श्रीलंका वहां से बाहर हो जाए, लेकिन सरकार मजबूर है। आज भारत सरकार उनकी मदद कर सकती है बशर्ते कि श्रीलंका सरकार भारत सरकार से, लेकिन इतना बड़ा $8 बिलियन और $1.1 बिलियन, $1.3 बिलियन, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा लोन श्रीलंका के पास है चीन का, और इतना वो काम कर चुके हैं, इतना वो अंदर घुस चुके हैं कि भारत के लिए भी वो न्यूट्रलाइज करना, भारत के लिए भी वो देना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहाँ का कुछ भी कह सकता है, क्योंकि मामला सॉवरेंटी का है, और सॉवरेंटी किसी भी देश की, कोई देश की सरकार ट्रांसफर नहीं कर सकती, एक फंडामेंटल रूल है। अब सॉवरेंटी का ट्रांसफर कर दी है चीन को और पोर्ट के नाम से, तो फिर ये किसी भी देश के या श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, और कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट वहां का ये कह सकता है कि नहीं, ये संविधान विरुद्ध है, इसलिए ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, और इस पर कुछ आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट, श्रीलंका के लोग, श्रीलंका के अपोजिशन के लोग और भारत सरकार, ये सब मिलकर कोई ना कोई चीन के विरुद्ध अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे, जिससे कि भारत और श्रीलंका दोनों को ही सुरक्षित और सिक्योरिटी पर्पज से जो दोनों के लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।